बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ड्रग एक्ट 1976 का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। सेक्शन 27 पेनल्टीज। अब सेक्शन 27 हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ऑफेंसेस और पेनल्टीज 1976 में दी गई, उसके बाद 2017 में अमेंडमेंट्स हुई इसमें और फिर दोबारा 2018 में। Subsection 1. Whoever himself or by any other person on his behalf. Clause A. Exports, imports, manufactures for sale or sell any spurious drug or any drug which is not registered. कोई भी शख्स अगर कोई ड्रग इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है या मैन्युफैक्चर करता है जो कि स्पूरियस है या फिर कोई ऐसी ड्रग जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। 2017 में इसमें क्या अमेंडमेंट हुई? एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर्स और सेल एनी सुपोरियस ड्रग और एनी एडल्ट्रेटेड ड्रग। यहाँ पर एडल्ट्रेटेड ड्रग यहाँ पर ऐड हो गई है और एनी ड्रग विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड। और 2018 में एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर और सेल एनी सुपोरियस ड्रग और एनी एडल्ट्रेटेड ड्रग विच कॉज डेथ और फिजिकल डिसेबिलिटी और एनी ड्रग विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड। 1976 में सिर्फ सुपोरियस ड्रग थी और जो ड्रग रजिस्टर्ड नहीं है। 2017 में एडल्ट्रेटेड ड्रग इसमें ऐड होगी और 2018 में एडल्ट्रेटेड ड्रग के साथ क्या ऐड हुआ है? विच कॉज डेथ और फिजिकल डिसेबिलिटी, ये लाइन बीच में ऐड हुई है। ये ऑफेंसेस बता रहे हैं और उसके बाद हर सब सेक्शन में ऑफेंसेस बताकर एंड में उनकी पेनल्टीज बताएंगे कि क्या क्या सजाएं हैं अगर कोई ये ऑफेंस करता है। क्लॉज बी. मैन्युफैक्चरर्स फॉर सेल एनी ड्रग विदाउट ए लाइसेंस। कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ सेल विदाउट लाइसेंस, तो ये भी एक ऑफेंस है। क्लॉज बी में कोई चेंजेस नहीं यहाँ पर 2017 के अमेंडमेंट्स में और 2018 के अमेंडमेंट्स में। क्लॉज सी. इम्पोर्ट्स विदाउट लाइसेंस एनी ड्रग फॉर द इम्पोर्ट ऑफ विच ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। कोई भी ड्रग इम्पोर्ट हो रही है जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, वो विदाउट लाइसेंस इम्पोर्ट हो रही है। अब 2017 में ये जो यहाँ सी क्लॉज है ये डी पे आ गया है और 2018 में भी, और सी क्लॉज यहाँ पर ऐड किया गया है 2017 के अमेंडमेंट्स में। और वो क्या क्लॉज है? मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्ट और सेल्स एनी टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रग इन कंडीशन विच आर लाइकली टू कॉज द ड्रग टू लूज इट्स पोटेंसी। कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, सेल हो रही है जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव है और उसको ऐसी कंडीशन में रखा गया है कि वो डिटीरियोरेट हो जाए, उसकी पोटेंसी लूज हो जाए। तो इस कंडीशन में इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है तो ये भी ऑफेंस में आ रही है। लेकिन 2018 में ये क्लॉज ओमिट कर दिया गया, यानी कि अब जो लॉ इन फोर्स है उसमें ये क्लॉज सी नहीं है। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? 1976 में इन ऑफेंसेस की पेनल्टीज ये थी कि ये जितने भी ऑफेंसेस हैं शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 5 years। 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मोर देन 10 years। 10 साल से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 5 साल से इसकी सज़ा कम नहीं होनी चाहिए। और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। और साथ में फाइन भी होगा 5 लाख रुपीज़ का। 2017 में जो अमेंडमेंट्स हुई उसमें क्या थे? इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years बट शेल नॉट बी लेस देन 3 years। 10 साल तक सज़ा जा सकती है लेकिन 3 साल से सज़ा वो कम नहीं, कि मिनिमम उन्होंने लिमिट बता दी है कि 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए और जो 10 साल से ऊपर भी उसकी सज़ा जा सकती है। और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 50 million रुपीज़ बट विच शेल नॉट बी लेस देन 25 million रुपीज़। 25 million रुपीज़ जो है वो मिनिमम लिमिट है कि जो उसको फाइन किया जा सकता है और ये फाइन 50 million रुपीज़ तक जा सकता है। 2018 में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुई हैं। जो 2017 में अमेंडमेंट्स हुई थी वही 2018 में कैरी फॉरवर्ड हुई। Provide that the drug court may, for any special reason to be recorded, award a sentence of imprisonment for a term of less than 3 years। अब जो ड्रग कोर्ट है उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी रीज़न की बेस पर इम्प्रिजनमेंट की टर्म 3 साल से कम कर सकता है। ये ड्रग कोर्ट के पास इख्तियार है, वो किसी भी ऑफेंस की, किसी भी शख्स की जो उसके ऊपर एलिगेशंस हैं उसकी सज़ा को किसी भी रीज़न की बेस पर वो उनकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट जो है 3 साल से कम कर सकता है। और ये
तीनों में है, यानी कि ड्रग 1976 में भी यही बात है, 2017 और 18 की अमेंडमेंट्स में भी ये चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हुई। सबसेक्शन 2, whoever himself or by any other person on his behalf, कोई भी शख्स खुद या किसी और शख्स के बिहाफ पर इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, फॉर सेल और सेल्स एनी काउंटरफीट ड्रग, कोई भी इम्पोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है कोई भी काउंटरफीट प्रोडक्ट। क्लॉज बी, gives to the purchaser a false warranty in respect of any drug sold by him that the drug does not in any way contravenes the provision of section 23, कोई भी शख्स खुद या किसी और पर्सन के बिहाफ पर कोई भी ड्रग जो खरीद रहा है, जो कि परचेजर है, वो उसको फॉल्स वारंटी देता है और फॉल्स वारंटी की बेस पे वो उसको ड्रग सेल कर देता है और ये उसको यकीन दिलाता है कि इस ड्रग ने सेक्शन 23 को की कंट्रावेंशन नहीं की, यानी कि सेक्शन 23 में हमने प्रोहिबिशंस पढ़ी थी, उसका वो यकीन दिलाता है कि इस ड्रग ने कोई भी इस लॉ को नहीं तोड़ा, प्रोहिबिशंस में ये ड्रग नहीं आती है। And is not able to prove that when he gave the warranty, he had good and sufficient reason to believe the same to be true. और जब ये चीज़ पूछी जाती है, अगर ये चीज़ पता चल जाए कि इस पे ये कंट्रावेंशन हुई है, जो ड्रग इसने सेल की है, फॉल्स वारंटी दी है, तो वो उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता, ना उसके पास कोई सफिशिएंट रीज़न होती है अपने आप को प्रूव करने की कि ये ड्रग प्रोहिबिशंस में नहीं आती है, वो एक्चुअली में प्रोहिबिशंस में ही ड्रग आती है, और लेकिन उसके पास कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं होता कि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि ये जो वारंटी उसने दी है ये ट्रू है। Clause C applies or permits to be applied to any drug sold or stocked or exhibit for sale by him, whether on the container or a label or in any other manner, a warranty given in respect of any other drug. कोई भी शख्स खुद या किसी और पर्सन के बिहाफ पर कोई भी ड्रग सेल कर रहा है, स्टॉक कर रहा है या एग्जिबिटेड फॉर सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और उसके कंटेनर पर या उसके लेबल पर कोई भी फॉल्स वारंटी है। फॉल्स वारंटी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो किसी और ड्रग की वारंटी उसके ऊपर उसने पेस्ट कर दी है। क्लॉज बी में फॉल्स वारंटी के यकीन दिलाकर वो उस ड्रग सेल कर रहा है। यहाँ पर किसी और ड्रग की वारंटी तो असल है, लेकिन वो किसी और ड्रग की है और वो किसी और ड्रग पे पेस्ट करके वो उसको सेल कर रहा है, उसको स्टॉक कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्लॉज डी इम्पोर्ट्स, मैन्युफैक्चर्स फॉर सेल और सेल एनी ड्रग अंडर ए नेम अदर देन द रजिस्टर्ड नेम, कोई भी शख्स खुद या किसी और पर्सन के बिहाफ पर इंपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है ऐसी ड्रग को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, अंडर नेम अदर देन द रजिस्टर्ड नेम, रजिस्टर्ड नेम के अलावा किसी और नाम से रजिस्टर कर रहा है जो कि रजिस्टर्ड है ही नहीं। क्लॉज ई एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर्स फॉर सेल और सेल एनी ड्रग विद विच एनी सब्सटेंस which should not actually be its component has been mixed, packed or as to reduce its quality or strength or for which any such substance has been substituted wholly or in part. कोई भी शख्स खुद या किसी और पर्सन के बिहाफ पर एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है ऐसी ड्रग को या किसी ऐसे सब्सटेंस को जो कि उसका पार्ट है ही नहीं, उस ड्रग का वो पार्ट है ही। जैसे हमने पढ़ा कि जो भी प्रिपरेशन करनी है वो क्या है, यूएसपी से या ब्रिटिश फार्माकोपिया से। अब वो ड्रग जो सेल की जा रही है और उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो एक्चुअली उसका कंपोनेंट है ही नहीं, या उसको इसलिए मिक्स किया जा रहा है या उसकी पैकिंग में यूज़ किया जा रहा है कि उसकी क्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके, सस्ते दामों में जो है वो अपनी ड्रग को बनाए और महंगे दामों में वो बेचे। तो क्वालिटी को रिड्यूस करके वो अपनी बेचेगा वो अपनी असल कीमत पे ही, जो कि कीमत फिक्स है उस ड्रग की, लेकिन उसकी क्वालिटी रिड्यूस होगी, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी जो कि एक्चुअली इस ड्रग की होनी चाहिए। या तो पूरी की पूरी ड्रग ही वो नकली होगी या उसका कोई पार्ट होगा या उसमें कोई ऐसे सब्सटेंस ऐड होगा जो कि उसके प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट्स में है ही नहीं। तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एनी ड्रग with which any substance, मतलब कि उस ड्रग में कोई ऐसा सब्सटेंस है which should not actually be its component, जो कि उसका कंपोनेंट है ही नहीं और जो कि उसमें मिक्स किया गया, उसको पैक किया गया। उसकी रीज़न क्या थी कि उसकी क्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके, उसकी स्ट्रेंथ को कम किया जा सके, और वो इस पर्पज़ के लिए है क्योंकि वो कोई सस्ता इंग्रेडिएंट ऐड करेगा और फिर वो उसको उसी कीमत पे सेल करेगा जिस पे एक्चुअली ड्रग सेल हो रही है। तो ये सारे ऑफेंसेस हैं। अब इसकी पेनल्टीज क्या हैं? 1976 में इसकी पेनल्टी ये थी
कि imprisonment for a term which may extend to 7 years and with fine which may extend to 1 lakh rupees. 7 ईयर तक उस जो उसकी इम्प्रिजमेंट थी वो बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, और जो फाइन है वो 1 लाख रुपीज, या फिर ये दोनों भी, इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। 2017 की अमेंडमेंट में जो पेनल्टी थी, विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स बट विच शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर्स। 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है लेकिन 2 साल से वो सजा कम नहीं होनी चाहिए। एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 मिलियन रुपीज बट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 मिलियन रुपीज। जो मिनिमम लिमिट उन्होंने बता दी है वो 3 मिलियन रुपीज की है और 10 मिलियन तक भी वो फाइन जा सकता है। 2018 में दोबारा इसमें अमेंडमेंट हुई, शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 मिलियन रुपीज। अब यहाँ पर उन्होंने मिनिमम लिमिट खत्म कर दी, जैसे यहाँ पे 2 ईयर्स की लिमिट उन्हें दे दी थी कि 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने वो लिमिट खत्म कर दी है। बस उन्होंने ये कह दिया कि 7 साल तक उसकी सजा जा सकती है और जो फाइन है वो 1 मिलियन रुपीज तक हो सकता है या फिर दोनों, यानी कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और उसके साथ फाइन भी। Subsection 3. Whoever obstruct an inspector in the exercise of any power conferred upon him by or under his act or disobeys the lawful authority of any inspector. अब अगर किसी इंस्पेक्टर के काम में टांग गिराई जाए, वो अगर कहीं किसी प्रेमिसेस पे इंस्पेक्ट करने गया है और वो कोई रिकॉर्ड रजिस्टर्ड कहता है कि मुझे ये दिखाएं और वो उसको नहीं दिखाता, वो किसी मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा, वो अपने ओनर का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, वहाँ पे जो एम्प्लॉय उस टाइम काम कर रहे हैं, वहाँ का जो मैनेजर है वो उसको डिसओबे कर रहा है, उसकी बात नहीं मान रहा, या अगर वो कोई काम करना चाह रहा है, वो कोई इंस्पेक्ट करना चाह रहा है, तो वो उसको उसका काम नहीं करने दे रहा, तो इसके ऊपर भी सजा है, ये ऑफेंस है। तो इस पे क्या पेनल्टी है? 1976 में शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन है 10,000 रुपीज, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। 2017 में जो अमेंडमेंट हुई उसमें क्या है? द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर बट विच शेल नॉट बी लेस देन 14 डेज। अब यहाँ पे मिनिमम लिमिट उन्होंने बता दी है कि 1 साल तक तो एक्सटेंड हो सकता है लेकिन 14 दिनों से वो सजा कम नहीं होनी चाहिए इम्प्रिजनमेंट की। एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 मिलियन रुपीज बट विच शेल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज। 1 मिलियन रुपीज तक फाइन हो सकता है मैक्सिमम, और जो मिनिमम लिमिट है 5 लाख रुपीज, यानी कि 5 लाख से कम उसको फाइन नहीं होगा। मिनिमम जो फाइन है वो 5 लाख होगा और जो मैक्सिमम है वो 1 मिलियन से भी ऊपर जा सकती है। 2018 में क्या अमेंडमेंट हुई? दोबारा, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज। अब इम्प्रिजनमेंट की टर्म 1 ईयर ही है लेकिन यहाँ पर फाइन कम कर दिया है, कितना है? 50,000 रुपीज है, या फिर ये इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। क्लॉज 3A। क्लॉज 3A 2017 के अमेंडमेंट में आए हैं 3A, 3B, 3C, और फिर 2018 में 3A, 3B, 3C, 3D, ये तीनों में चेंजेस आए हैं। 2017 के पहले पढ़ लेते हैं। 3A, whoever himself or by any other person on his behalf export, import, manufacture for sale or sell any substandard drug shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years but which shall not be less than 6 months, and with fine which may extend to 50 million rupees and but which shall not be less than 10 million rupees। कोई भी चाहे खुद या किसी और पर्सन के बिहाव पर एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, किस चीज़ को? सब स्टैंडर्ड ड्रग को, तो उसकी क्या सज़ा है कि उसका जो इम्प्रिजनमेंट की टर्म है वो 5 ईयर्स तक है लेकिन वो 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए। जो मिनिमम है 6 महीने की सज़ा होनी चाहिए और जो फाइन है वो है 50 मिलियन रुपीज़, जो और फिर वो 10 मिलियन, जो मैक्सिमम है 50 मिलियन हो सकता है और मिनिमम लिमिट क्या है? 10 मिलियन रुपीज़। 3B, whoever himself or by any other person contravenes the provision of section 23B shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years but which shall not be less than 3 years, and with fine which shall not be less than prevailing value of assets
and such asset shall be liable to forfeit to the provincial government. कोई भी शख्स खुद या किसी और पर्सन के बिहाफ पर सेक्शन 23B हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उसको कंट्रावेंशन करता है, उसमें खिलाफ वर्जी करता है, उसको फॉलो नहीं करता, तो वो क्या है, विच भी शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो कितने साल की है, 10 साल तक वो सजा उसको इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन 3 साल से वो कम नहीं होनी चाहिए। और फाइन जो है वो कितना होना चाहिए, प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ एसेट, जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी इलीगल प्रॉपर्टी उसके पास थी, उसकी जितनी वैल्यू होगी वो फाइन होगा। वो चाहे 5 लाख की वैल्यू के एसेट्स हों या 10 लाख के या 50 लाख के या 1 करोड़ के, वो जितने भी वैल्यू के एसेट्स होंगे वो उसका फाइन होगा। और वो जो एसेट्स हैं वो फॉरफिट कर दिए जाएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जब्त में होंगे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको जब्त कर लेगा। 3C. Whoever himself or by any other person contravenes the provision of section 23C. कोई भी शख्स खुद या किसी और पर्सन के बिहाफ पर सेक्शन 23C को कंट्रावेंशन करता है 23C में, तो उसकी क्या सजा है, imprisonment may extend to 14 years but shall not be less than 5 years. 14 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन मिनिमम क्या है, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। और फाइन क्या है, वही प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ एसेट, जितने भी एसेट्स होंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो उसका फाइन होगा, और वो जो एसेट्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फॉरफिट कर दिए जाएंगे। अब 2018 के अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं। 3A. Whoever is responsible for variation in the specification which is physically or chemically 10% different from the specification labeled on a drug. अब जैसे हम पढ़ चुके हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में, स्पेसिफिकेशंस का क्या था कि जो भी ऑथोराइज्ड है, जो कि ऑफिशियल बुक्स हैं, वहाँ से स्पेसिफिकेशन लेते हैं किसी भी ड्रग की। सो वो ड्रग की टेस्टिंग है तो उसके लिए भी स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है, कोई टैबलेटिंग है तो उसको चेक करने के लिए उसको जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी कंट्रोल है उस पर कि वो पूरा उतर रही है कि नहीं, तो स्पेसिफिकेशन दे दी जाती हैं। अब कोई भी ड्रग है वो 10% डिफरेंट है उन स्पेसिफिकेशन से जो कि लेबल्ड हैं किसी भी ड्रग पे लेबल्ड हैं, या किसी भी बुक में हैं जो कि दी गई हैं, ऑफिशियल बुक में दी गई हैं, 10% उससे डिफरेंट है, तो उस पर क्या सज़ा होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years, 5 साल तक उसको सज़ा जा सकती है, हो सकती है। और फाइन कितना हो सकता है, 1 लाख रुपीज़, या फिर ये सज़ा और फाइन दोनों भी हो सकते हैं। 3B. Whoever is responsible for variation in the specification which is physically or chemically more than 10%. यहाँ पर 10% था और यहाँ पर more than 10% है, but not less than 20%. जो स्पेसिफिकेशंस हैं उससे वेरिएट कर रही है ड्रग, 10% से ज़्यादा है लेकिन 20% से कम है, तो फिर उसकी सज़ा क्या होगी, 5 years तक उसकी सज़ा जा सकती है, 5 year इम्प्रिजनमेंट तक, और फाइन जो है वो 4 लाख रुपीज़ तक, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। 3C. Whoever is responsible for variation is specification which is physically or chemically more than 20%. अब जो 20% से ज़्यादा है उसमें वेरिएशन but not more than 50%, लेकिन 50% से कम है, 50% से ज़्यादा नहीं है, यानी कि जो भी ड्रग है उसमें वेरिएशन हो रही है 50% से कम है लेकिन 20% से ज़्यादा है, तो जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल होगा उसको कितनी सज़ा होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years, 5 years तक का एक्सटेंड हो सकती है उसकी सज़ा, और जो फाइन है वो 7 लाख रुपीज़ तक, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। 3D. Whoever is responsible for variation in specification which is physically or chemically more than 50% different from the specification labeled on a drug. अब यहाँ पर 3A में 10% था, 3B में more than 10% था, 3C में more than 20% था, और यहाँ पर है more than 50% है, वो 50% more than 50% तक वेरिएशन आ रही है, तो उसमें कितनी सज़ा होगी, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 million रुपीज़। 5 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 1 million तक फाइन हो सकता है, और विद 3 times the value of drug taken into custody, whichever is higher, or with both, and the manufacturing of product shall remain suspended till such time that the responsibility of the labs is fixed and remedial measures taken. सज़ा उन्होंने बता दी कि 5 साल तक जा सकती है और 1 million फाइन हो सकता है, या फिर
3 टाइम जो भी ड्रग उन्होंने मैन्युफैक्चर किए जिसमें 50% से ज़्यादा वेरिएशन थी, ठीक है, उसकी वैल्यू को 3 टाइम वो उसका फाइन होगा। जैसे एक ड्रग है जिसमें उन्होंने वेरिएशन की है जो कि 50% ज़्यादा वेरिएशन है, उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है, तो वो 30 रुपीज़ उसका फाइन देगा, यानी कि 3 टाइम जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और फिर वो उसको एज ए फाइन वो पे करेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस ड्रग का वहाँ पर उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक कि वहाँ पर जो भी रिमेडियल मेजर्स हैं, जो कि अप्रोप्रिएट मेजर्स वहाँ पे करनी चाहिए ताकि दोबारा ये वेरिएशन ना आए, तब तक वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जो है वो सस्पेंड रहेगा। Subsection 4. Subject to the provision of subsection 1, subsection 2 and subsection 3, whoever himself or by any other person on his behalf contravenes any of the provision of this act or any rule shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 50,000 rupees. अब जो भी प्रोविजन ऊपर बता दिए हैं सबसेक्शन 1, 2 और 3 में, इसमें कोई भी पर्सन खुद या किसी और पर्सन के बिहाफ पर कंट्रावीन करता है तो उसकी सज़ा क्या है? 5 ईयर्स तक उसकी इम्प्रिजनमेंट है और विद फाइन है विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़, या फिर दोनों भी हो सकती हैं। इन तीनों सबसेक्शन में किसी में भी कंट्रावीन करेगा, किसी में भी वो रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर उसकी ये सज़ा है। 2017 में क्या अमेंडमेंट हुई? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C। इसकी इसमें भी जो भी कंट्रावेंशन करेगा, कंट्रावीन करेगा इन सेक्शंस को, तो उसकी सज़ा क्या है? 5 ईयर तक उसकी इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन 30 डेज तक कम नहीं होना चाहिए, एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 मिलियन रुपीज़। 5 मिलियन रुपीज़ तक फाइन उसका एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन वो भी जो अगर उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 500,000 रुपीज़ यानी कि 5 लाख रुपीज़ है। 5 लाख रुपीज़ से उसका फाइन कम नहीं होना चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 5 मिलियन से ऊपर जा सकता है। 2018 में क्या अमेंडमेंट हुई? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, इसमें जो भी कंट्रावीन करेगा इन सेक्शन को, उसकी क्या सज़ा है? इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और विद फाइन 5 लाख रुपीज़, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। सबसेक्शन 5 2017 में सबसेक्शन 5 ऐड किया गया और 2018 में इसको ओमिट कर दिया गया। इसमें क्या था? इफ़ ए प्रोविंशियल इंस्पेक्टर और ए ऑफिशियल ऑफ प्रोविंशियल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, कोई भी प्रोविंशियल इंस्पेक्टर या फिर प्रोविंशियल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का कोई भी पर्सन A is guilty of any willful breach or neglect of any provision of this act or the rules or any order which he is bound to observe and obey. प्रोविंशियल इंस्पेक्टर या प्रोविंशियल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का कोई भी पर्सन अपने किसी भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो कोई लापरवाही बरतता है, वो उसको निगलेक्ट करता है, जो भी उसकी बाउंड्रीज हैं जिसको उसको फॉलो करना था, उसको ओबे करना था, वो उसको नहीं करता है। क्लॉज बी इज गिल्टी ऑफ डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, कि वो अपनी ड्यूटी निगलेक्ट कर रहा है। क्लॉज सी एक्सटेंड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट और द रूल। एक्सटेंड एनी असिस्टेंस, वो कोई असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है किसी ऐसे शख्स को जो कि इस एक्ट में कंट्रावेंशन कर रहा है, इस एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा है, या कोई असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है किसी ऐसे शख्स को जो कि इस एक्ट में कंट्रावेंशन कर रहा है। क्लॉज डी एबेट्स द कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, वो हेल्प आउट कर रहा है इस एक्ट में कंट्रावेंशन करने के लिए। इसमें जो भी चीज़ होगा, क्या है वो अपनी ड्यूटी से निगलेक्ट कर रहा है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा, वो ओबे नहीं कर रहा है और अपनी लापरवाही बरत रहा है, असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है कि इस एक्ट पे कंट्रावेंशन करे, उसकी क्या सज़ा है? without prejudice to any other action in accordance with the law, be liable to imprisonment for a term which may extend to 3 years. 3 साल तक उसको सज़ा हो सकती है, which should not be less than 6 months, and with fine which may extend to 1 million rupees. 6 साल से कम की सज़ा उसको नहीं होगी, 3 साल तक वो जा सकती है उसकी सज़ा, और फाइन कितना होगा? 1 million rupees तक, which shall not be less than 1 lakh rupees. 2018 में ये सबसेक्शन ओमिट कर दिया गया। 27A ये भी 2017 में अमेंड किया गया था, ऐड किया गया था और 2018 में इसको ओमिट कर दिया गया। False statement: when any person is required under the act to prepare a report, make a statement or furnish an information, prepares the report or makes the statement or furnish the information which is false in any material,
पर्टिकुलर कोई भी शख्स जिसको रिकॉर्ड किया गया है कि कोई रिपोर्ट बनाए, सपोज कोई इंस्पेक्शन है, कोई इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर उसने रिपोर्ट बनानी है, स्टेटमेंट लेनी है लोगों की, उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाकर उसको सबमिट करवानी है। और वो उस रिपोर्ट में क्या है, वो अपनी फॉल्स स्टेटमेंट लिखता है। वो जो भी रिपोर्ट लगता है वो जानबूझ के नोइंगली अपनी जो है वो पर्सनल रीज़न या किसी भी और रीज़न या भी किसी और पर्सनल रीज़न की बुनियाद पर वो फॉल्स स्टेटमेंट लिखता है। और फिर उस पर क्या सज़ा होगी, उस पर उसको क्या सज़ा होगी? जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, बट शेड नॉट बी लेस देन 6 मंथ। मिनिमम रिकॉर्ड ने लिमिट दे दी है कि 6 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। और फाइन है 1 मिलियन रुपये तक मैक्सिमम है, और लेकिन 1 लाख रुपये से कम, यानी 1 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तो कोई भी शख्स जानबूझकर किसी भी रिपोर्ट के जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट है उसको उसमें फॉल्स स्टेटमेंट लिखता है, जो भी मटेरियल उसमें उसने प्रोवाइड करना है वो फॉल्स है और वो जानबूझ के ये काम कर रहा होता है, तो उस पर फिर उसको सज़ा मिलेगी। और 2018 में ये सेक्शन भी ओमिट कर दिया गया। सेक्शन 28 पेनल्टी फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस। सब्सिक्वेंट ऑफेंस ये है कि सपोज सेक्शन 27 के अंडर उसने किसी एक को कोई ऑफेंस किया है और उसके ऊपर उसको सज़ा मिल गई है, लेकिन उसको सज़ा मिल गई उसके बाद उसने दोबारा वही ऑफेंस किया है, तो उस पर फिर उसको क्या सज़ा मिलेगी, यानी कि सेकंड टर्म पे उसने अगर वही जुर्म किया है तो फिर उसको क्या सज़ा मिलेगी। Subsection 1. Whoever having been convicted of an offence under subsection 1 of section 27 is again convicted for a subsequent offence under that subsection. सेक्शन 27 के सबसेक्शन 1 में जो जो ऑफेंसेस थे उसमें उसने ऑफेंस किया, उसको सज़ा मिल गई, उसने दोबारा वही ऑफेंस किया तो उस पर क्या सज़ा मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, एंड इम्प्रिजनमेंट विच विल नॉट बी लेस देन 5 years। सबसे पहले तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है जो मैक्सिमम है, और फिर लेकिन अगर इतनी नहीं है, लेकिन 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो फाइन है वो 2 लाख रुपए तक जा सकता है। 2017 में क्या अमेंडमेंट हुई कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और 10 साल से कम तक की इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, जो मिनिमम लिमिट उन्होंने बता दी है। और जो फाइन है विच में एक्सटेंड टू 100 मिलियन रुपीज़ बट शेल नॉट बी लेस देन 50 मिलियन रुपीज़। 2018 में इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं, जो 2017 में अमेंडमेंट हुई थी वही कैरी फॉरवर्ड हुई 2018 में। Subsection 2. Whoever having been convicted for an offence under subsection 2 of section 27 is convicted for a subsequent offence under that subsection. अब 27 सेक्शन के सबसेक्शन 2 में अगर किसी ने दोबारा वही ऑफेंस किया है, उसका सबसीक्वेंट ऑफेंस किया है, तो फिर उस पर सज़ा क्या होगी? पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शुड नॉट बी लेस देन 2 years और मोर देन 10 years। 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 10 साल से ज़्यादा हो सकती है, और जो फाइन है वो 2 लाख रुपए या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं, यानी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है। 2017 में इम्प्रिजनमेंट जो बताई गई वो 10 साल तक हो सकती है, लेकिन 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो फाइन है वो 70 मिलियन रुपीज़ तक जा सकता है, लेकिन जो मिनिमम उसकी लिमिट है वो 30 मिलियन रुपीज़ है। और 2018 में जो इसमें अमेंडमेंट हुई वो ये थी कि 10 साल तक सज़ा हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, लेकिन 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो फाइन है वो 1.5 मिलियन रुपीज़ तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 3 लाख रुपए उसकी मिनिमम है कि 3 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। 2A इसमें ऐड किया गया 2017 में, उसमें क्या चीज़ें ऐड हैं? Whoever have been convicted for an offence under section 3A of section 27 is convicted for a subsequent offence under that subsection. सेक्शन 27 के 3A में अगर कोई सबसीक्वेंट ऑफेंस करता है तो उसकी सज़ा क्या है? जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, और जो फाइन है वो 75 मिलियन रुपीज़ तक जा सकता है, लेकिन जो मिनिमम लिमिट है वो है 25 मिलियन रुपीज़ तक। 2018 में जो अमेंडमेंट आई कि सेक्शन 27 के 3A, 3B, 3C और 3D में कोई सबसीक्वेंट ऑफेंस करता है तो उसमें सज़ा क्या है? If the drug is not recalled as prescribed by the provincial government, be punishable with imprisonment. उसमें सज़ा क्या है? इम्प्रिजनमेंट है 7 साल तक, जो कि 2 साल से कम नहीं होने चाहिए, और फाइन है 1.5 मिलियन रुपीज़, लेकिन
बट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ ड्रग टेकन इनटू कस्टडी। जो भी ड्रग उन्होंने जिसमें स्पेसिफिकेशंस की वेरिएशन वाली ड्रग थी तो उसमें 5 टाइम्स होनी चाहिए उस कस्टडी, जो भी ड्रग कस्टडी में ली है उसकी वैल्यू 5 टाइम्स होगी, वो उसका फाइन होगा। जैसे वहाँ पे 3 टाइम्स था, यहाँ पर क्योंकि ये सबसीक्वेंट ऑफेंस है तो यहाँ पर 5 टाइम्स है उस ड्रग की वैल्यू जो कि कस्टडी में ली गई। Subsection 3. Whoever having been convicted of an offence under subsection 4 of section 27 is convicted for a subsequent offence. सेक्शन 27 के सबसेक्शन 4 में अगर कोई सबसीक्वेंट ऑफेंस होता है तो उसकी सज़ा क्या है? इम्प्रिजनमेंट है, 7 साल तक हो सकती है, और फाइन है 1 लाख रुपीज़ तक जा सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। 2017 की अमेंडमेंट में क्या आया है कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन 90 डेज से कम तक की इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, और फाइन है 10 मिलियन रुपीज़ तक एक्सटेंड कर सकता है, और लेकिन जो मिनिमम उसको सज़ा होगी हो सकती है वो है 1 मिलियन रुपीज़ तक फाइन हो सकता है। और 2018 में इसमें अमेंडमेंट हुई, वो ये थी कि इम्प्रिजनमेंट है 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन 30 दिन से जो मिनिमम उसकी लिमिट है वो 30 दिन तक कम नहीं होनी चाहिए, और फाइन 1 मिलियन रुपीज़ तक जा सकता है, लेकिन उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 लाख है, यानी कि 3 लाख से कम का फाइन उसको नहीं देना, उससे ऊपर का हो सकता है, उससे कम नहीं देना। 2018 में ये अमेंडमेंट है 28A, रिकॉल ऑफ ड्रग्स। A person charged with the commission of an offence under subsection 3 of section 28 shall deemed to have committed no offence when the drug which is subject of that offence has not caused any death or physical disability and is recalled as prescribed by the provincial government. कोई भी पर्सन जिसने सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 28 के अंडर ऑफेंस कमिट किया है तो ये कंसीडर किया जाएगा कि उसने ऑफेंस नहीं किया। वो किस कंडीशन में किया जाएगा कि जो भी ड्रग थी, जो भी वेरिएशन हुई उस स्पेसिफिकेशंस में, स्पेसिफिकेशन क्योंकि हमने पढ़ा 10% वेरिएशन हो रही है, 20 हो रही है, 50% हो रही है, अगर उन वेरिएशन के बावजूद अगर वो कोई किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं हो रही, कोई डेथ कॉज नहीं हो रही, कोई भी इंजरी नहीं हो रही है, तो उसका ऑफेंस एडमिट नहीं किया जाएगा। वो ये कंसिडर किया जाएगा कि उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ठीक है, कि अगर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं हुई है उस ड्रग की वजह से, हालांकि वो उसमें वेरिएशंस थी, उसके स्पेसिफिकेशन में वेरिएशन थी, लेकिन उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि उस शख्स ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, और वो रिकॉल किया जाएगा एज प्रिस्क्राइब बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेक्शन 29 फॉरफीचर का मतलब है जब्त करना। क्या जब्त करना और कौन जब्त कर सकता है ये चीज़ें, ये इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। Subsection 1, where any person has been convicted under this act for contravening any such provision of this or any rule may be prescribed in this behalf. कोई भी शख्स है, उसने कोई कंट्रावेंशन की है इस एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए गए थे उनकी खिलाफ वर्जी की है। The drug court may order that the stock of drug or substance by mean or in relation to which the offense was committed. अब ड्रग कोड जो भी स्टॉक ऑफ ड्रग था जिसमें कंट्रावेंशन हुई है, या कोई सब्सटेंस था, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस ड्रग एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कि उस ऑफेंस में आ रही है। ठीक है, जैसे हमने पिछले सेक्शन 27 में पढ़ा कि सुपूरियस ड्रग है, एडल्ट्रेटेड ड्रग है, काउंटरफीट ड्रग है, वो उनकी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, या फॉल्स वारंटी दे रहा है, तो वो ऑफेंसेस हैं। तो इस सब चीज़ों में वो जो भी ऑफेंस उसने कमिट किया है, or anything of similar nature belonging to or in possession of accused or found with such drug or substance, या कोई भी इससे सिमिलर नेचर की कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी उसके साथ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, जिसपे वो ऑफेंस कमिट हुआ है, वो ड्रग है या कोई और सब्सटेंस है। उसमें क्या होता है, ड्रग कोर्ट फैसला करेगा कि जो स्टॉक ऑफ ड्रग है, जो सब्सटेंस है, उसके क्या फैसला करना है। तो वो ये भी हो सकता है बी फॉरफिटेड टू फेडरल गवर्नमेंट और एज द केस में बी द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ड्रग कोर्ट ये फैसला कर सकता है कि ड्रग या सब्सटेंस या कोई भी बिलोंगिंग जिसके ऊपर ऑफेंस कमिट किया है, वो सारी बिलोंगिंग, वो सारी ड्रग, वो स्टॉक किसको फॉरफिट कर दिया जाए, फेडरल गवर्नमेंट को या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को।
अब बीच वाली लाइन मैंने इसलिए स्किप की है ताकि मैं आपको पहले ये बता सकूं कि ड्रग कोर्ट जो फैसला करेगा उस सब्सटेंस के बारे में, उस ड्रग के बारे में, वो क्या होगा, वो 4 फीचर का होगा। तो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सारी स्टॉक ऑफ ड्रग और जिस जिस पर ऑफेंस कमिट हुआ होगा, जिस जिस चीज़ में कंट्रावेंशन हुई होगी, वो उसको जब्त कर लेगी। अब जो बीच वाली लाइंस वो ये हैं, इफ सच कंट्रावेंशन इज पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, जो भी उसने कंट्रावेंशन की है, जो भी उसने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 के। और वो एनी कोई भी वो चीज़ हो सकती है, वो कोई ड्रग हो सकती है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लेस हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हो सकता है, कोई रिसेप्टिकल्स हो सकते हैं, कोई पैकेजेस हो सकती है, कोई कवरिंग मटेरियल हो सकता है, कोई कन्वेंस हो सकती है, कोई वेसल हो सकती है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर कंट्रावेंशन हो रही है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। वो सारी चीज़ें जो है फोरफीट कर दी जाएंगी फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। और अपॉन सच ऑर्डर बीइंग मेड, सच ड्रग सब्सटेंस इम्प्लीमेंट रिसेप्टिकल पैकेजेस कवरिंग एनिमल्स व्हीकल वेसल्स एंड कन्वेज मे बी डिस्पोज्ड ऑफ एज डायरेक्टेड। तो उन सब चीज़ों को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, वो जैसे फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, वो उसको उसी पर्पज से, उसी प्रोसीजर से, उसी मैनर में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये 4 फीचर है कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, कोई कंट्रावेंशन की है किसी एक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो कोई ड्रग हो, चाहे वो कोई सब्सटेंस हो, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल हो, वो ड्रग हो, रिसेप्टिकल हो, पैकेजेस हो, एनिमल हो, व्हीकल हो, कन्वेंस हो, जिनको यूज़ करते हुए कंट्रावेंशन की गई है, वो सब चीज़ें क्या है फोरफिट कर दी जाएंगी फेडरल गवर्नमेंट को या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का प्रोसीजर बताएगा, मैंने बताएगा किस तरह इसको डिस्पोज ऑफ करना है। Subsection 2, without prejudice to the provision of subsection 1, where the drug code is satisfied on application of an inspector or otherwise, and after such inquiry as may be necessary that a drug contravenes the provision of this act. अब ड्रग कोड सेटिस्फाई अगर हो जाता है इंस्पेक्टर की एप्लीकेशन पे, इंस्पेक्टर ने कोई इंस्पेक्शन की है, कहीं किसी प्रेमिसेस पे गया है और वहाँ पे उसने कोई रिपोर्ट बना के ड्रग कोर्ट को भेजी है जहाँ उसको लगा कि यहाँ पे कंट्रावेंशन हो रही है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, द ड्रग कोर्ट may order that such drug be forfeited to federal government or as the case may be provincial government, and upon such order being made, such drug may be destroyed or otherwise disposed of as the government directed. यानी कि इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर ही, इंस्पेक्टर की एप्लीकेशन पर भी ड्रग कोर्ट फौरी एक्शन ले सकता है अगर सेटिस्फाई हो जाए कि इस जगह पर कंट्रावेंशन हुई है, इस ड्रग की कंट्रावेंशन हुई है, इस ड्रग एक्ट की कंट्रावेंशन हुई है, तो ड्रग कोर्ट ये ऑर्डर दे देगा कि इस ड्रग को, इसकी मटीरियल को, सब चीज़ों को, स्पेशली ड्रग को फोरफिट कर दिया जाए फेडरल गवर्नमेंट को या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। और फिर उसको कैसे डिस्ट्रॉय या डिस्पोज ऑफ करना है वो गवर्नमेंट बताएगी। फेडरल गवर्नमेंट अगर उसके अंडर होगा तो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताएगी कि उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है इसको डिस्पोज ऑफ करने का। Subsection 3, an inspector shall release any drug or article seized by him under this act when he is satisfied that all provision of this act and the rules with respect thereto have been complied with. अगर इंस्पेक्टर सेटिस्फाई हो जाए कि इस ड्रग ने कोई कंट्रावेंशन नहीं की, इसने इस एक्ट के अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, तो इंस्पेक्टर फौरी तौर पर वो ड्रग रिलीज कर देगा। जो भी आर्टिकल सीज्ड किया था वो उसके ऊपर अपना सीजर का टैग हटा देगा, वो फोरफीट जो किया गया था वो ड्रग वो सारी वापस कर देगी जाएगी। सबसे पहले होता यह है कि कोई इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करता है और उसके बाद वहाँ पर उसको कोई लगता है कि कंट्रावेंशन हुई है तो वो उसको आर्टिकल को टेम्परेरी सीज कर देता है। टेम्परेरी सीज का मतलब ये है कि वहाँ पर वो ना तो उसको कोई कि ना उसको सेल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टेम्परेरी तौर पर। फिर ये केस कोर्ट में जाता है और फिर कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट देता है। जब फोरफीट हो जाती है ड्रग फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तो वो फाइनल होती है, वो उसके बाद वापस नहीं उसको कर सकते। इसीलिए सबसे पहले आर्टिकल को सीज किया जाता है और उसके बाद ड्रग कोर्ट ये फैसला करता है कि क्या वाकई इसने कंट्रावेंशन की है या नहीं की। फोरफीचर का मतलब है जब्त करना। ये प्रोसेस ऐसे होता है कि इंस्पेक्टर है, उसने किसी प्रेमिसेस पे जाकर इंस्पेक्शन की है और वहाँ उसको लगा है कि यहाँ पर इस ड्रग की कंट्रावेंशन हो रही है, इस एक्ट की कंट्रावेंशन हो रही है, तो इंस्पेक्टर उस ड्रग को, उस आर्टिकल को टेम्परेरी सीज कर देता है। सीज का मतलब ये है कि वो टेम्परेरी सीज जब करेगा तो उस टाइम पर ना तो वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर हो सकेगी,
ना वो ड्रग सेल हो सकेगा ना डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगा। सीज करने के बाद वो एप्लीकेशन इंस्पेक्टर जो है एप्लीकेशन देता है ड्रग कोर्ट को, और फिर ड्रग कोर्ट ये फैसला करता है कि ये ड्रग या आर्टिकल या सब्सटेंस इसको फोरफीट किया जाए फेडरल गवर्नमेंट को या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, अगर उसने ये कंट्रावेंशन की है और ये पनिशेबल है अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27। उसके बाद वो फोरफीट कर दी जाती है, और जब फोरफीट कर दी जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट को, तो फिर वो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। वो जो भी आर्टिकल है, वो ड्रग है, वो कोई भी चीज़ है। Section 30 Cognizance of Offence. Subsection 1 Subject to provision of Section 19, no prosecution shall be instituted under this chapter except. Section 19 क्या था? Powers of Inspector. अब सेक्शन 19 में पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर बता दी थी, हम इन डिटेल में वो पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो फेडरल इंस्पेक्टर या प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है वो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है इस चैप्टर के अंडर। लेकिन किस किस चीज़ में वो लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है? क्लॉज ए बाय फेडरल इंस्पेक्टर वेदर प्रोसिक्यूशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंट्रावेंशन ऑफ क्लॉज एच ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 और सेक्शन 24। तो किस चीज़ में वो लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है अगर कंट्रावेंशन हो रही है क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 23 और सेक्शन 24 और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स रिलेटिंग टू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स और मैन्युफैक्चर फॉर सेल और सेल ऑफ ए ड्रग विच इज़ नॉट फॉर द टाइम बीइंग रजिस्टर्ड, या कोई भी प्रोविजन इस एक्ट के अकॉर्डिंग या रूल्स जो भी बनाए गए हैं उनमें कंट्रावेंशन हो रही है रिलेटिंग टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर और सेल उस ड्रग की जो कि उस टाइम तक रजिस्टर्ड नहीं है, या किसी ऐसी ड्रग की मैन्युफैक्चर जो कि सेल पर्पस के लिए मैन्युफैक्चर हो रही है और उसका लाइसेंस उस टाइम इन्फोर्स नहीं है, यानी कि लाइसेंस की विदाउट लाइसेंस वो मैन्युफैक्चर हो रही है। तो इन कंडीशन में जो फेडरल इंस्पेक्टर है वो लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है, वो लीगल केस उसके ऊपर चला सकता है कि ये विदाउट लाइसेंस या विदाउट रजिस्ट्रेशन ड्रग इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है। तो इस केस में फेडरल इंस्पेक्टर, ये फेडरल इंस्पेक्टर का दायरा इख्तियार है, ये फेडरल इंस्पेक्टर और ये क्लॉज बी है बाय प्रोविंशियल इंस्पेक्टर, ये इन दोनों का दायरा इख्तियार है कि वो किसी भी केस में किसी भी चीज़ में वो लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन कंडीशंस में। Provide that where the public interest so requires, the federal inspector may, with the prior permission of the federal government, institute a prosecution of a contravention of any other provision of this act. अब इनके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सेल या फिर मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ विच लाइसेंस इज नॉट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, यानी कि जिसका लाइसेंस रिक्वायर्ड था उस टाइम पे मैन्युफैक्चर के लिए लेकिन वो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, या फिर वो विदाउट लाइसेंस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसके ऊपर तो उनको उनका इख्तियार है कि वो उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। इनके अलावा अगर पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्स है, अगर पब्लिक ये चाह रही है, कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए फेडरल इंस्पेक्टर फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन से लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है किसी भी प्रोविजन की इस एक्ट की, यानी किसी भी जो क्लॉज है उसको देखते हुए या कोई भी अगर ऑफेंस हो रहा है इस एक्ट के अंडर तो वो उसको लेकर प्रोसीडिंग कर सकता है। इस एक्ट के अंदर कोई कंट्रावेंशन कर रहा है तो उस पर वो लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है इनके अलावा भी, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर हो और वो फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन हो, तभी वो किसी भी और सेक्शन पे या किसी और ऑफेंस पे जिस पे कंट्रावेंशन, किसी भी और एक्ट के किसी और प्रोविजन पे जिस पर कंट्रावेंशन हो रही हो उस पर वो लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है। सबसेक्शन 2, ये अमेंडमेंट्स आ गई हैं इसमें। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मैंने बताया था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तमाम वो प्रोसीजर बता दिए गए हैं जिसमें कैसे ड्रग को सीज करना है, कैसे अरेस्ट करना है, कैसे वहाँ पे किसी कहीं पे जगह पर अगर सर्च वारंट करना है, तो वो सारे प्रोसीजर इसमें बताए गए हैं। क्लॉज ए, एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस चैप्टर अदर दैन एन ऑफेंस मेंशन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इस चैप्टर के अंडर लेकिन वो अदर देन है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27, यानी कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 में वो ऑफेंस नहीं बताया गया, वो उनके अलावा एक ऑफेंस है लेकिन वो पनिशेबल है, शेल बी नॉन कॉग्निजेबल, वो इनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। उसका फैसला फिर ड्रग कोर्ट ही करेगा कि इसको क्या सजा देनी है।
2017 में क्या अमेंडमेंट हुई? एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब ऑफेंस जो कि कमिट हुआ है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 वो कॉग्निजेबल है, वो जुरिस्डिक्शन में आता है एंड नॉन बेलेबल, इसके ऊपर कोई बेल नहीं होगी। और 2018 में क्लॉज ए में कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुआ। 1976 में क्लॉज बी क्या था? नो कोड अदर देन ए ड्रग कोड शेल ट्राई एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस चैप्टर। ड्रग कोड के अलावा और कोई कोर्ट ऐसा नहीं है जो कि इन ऑफेंस को, जो भी ऑफेंसेस हुए हैं उसके ऊपर उनको सजा दे। ठीक है, तो सिर्फ ड्रग कोड ही है जो कि ड्रग एक्ट के अंदर जिसने ऑफेंस किए हैं, जो भी कंट्रावेंशन किए हैं, उस पर जो सजा देगा वो ड्रग कोड ही देगा। अब यहाँ पर 2017 में क्लॉज बी एंड सी ऐड किया गया है और ये जो हमने यहाँ पर क्लॉज बी पढ़ा है वो यहाँ पर 2A में है। अब क्लॉज बी और सी क्या है? क्लॉज बी, एन ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27। अब यहाँ पर हमने 1976 में यहीं पर दोनों बातें हो गई थी कि ऑफेंस जो कि अदर देन है सेक्शन 27 के, तो वो नॉन कॉग्निजेबल है। और यहाँ पर बात हुई थी सेक्शन 27 के अंडर वो पनिशेबल है, तो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। अब यहाँ पर क्लॉज 2 में ये बात हो रही है कि ऑफेंस है अदर देन मेंशन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27, पेनल्टीज में ये ऑफेंस मेंशन नहीं था, शेल बी कॉग्निजेबल, ये जुरिस्डिक्शन में आता है ऑन द कंप्लेंट ऑफ प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और द प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम। वो कॉग्निजेबल, वो जुरिस्डिक्शन में आता है ऑन द कंप्लेन ऑफ, अगर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड या प्रोविंशियल ड्रग मॉनिटरिंग टीम कंप्लेन करे इस बारे में। और 2018 में ये क्लॉज भी ओमिट हो गया। क्लॉज सी क्या है? 2017 के अमेंडमेंट्स में ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट शेल बी नॉन बेलेबल। जितने भी ऑफेंस हैं इस एक्ट के अंडर वो नॉन बेलेबल, उन पे बेल नहीं मिलेगी, उन पे जमानत नहीं होगी। इस तरह यहाँ पर भी तमाम ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के अंदर वो बेलेबल नहीं है। और 2A, दोनों में 2A वो है जो कि हमने 1976 में क्लॉज बी पढ़ा था, यानी कि कोई भी अदर कोर्ट, यानी कि कोई दूसरा कोर्ट को सज़ा नहीं दे सकता किसी भी इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस हुए हैं उनकी सज़ा अगर कोई देगा तो वो सिर्फ ड्रग कोर्ट ही देगा। Subsection 3, nothing contained in this chapter shall be deemed to prevent any person from being prosecuted under any other law for any act or omission which constitute an offence punishable under this chapter. इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो कि किसी शख्स को बचा सके कि उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग ना हो। ये अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो कि पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर, तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। इस चैप्टर में ऐसी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है ऐसे शख्स के लिए जिसने कोई कंट्रावेंशन की हो, जिसने कोई ऑफेंस किया गया हो जो कि इस एक्ट के अंदर पनिशेबल हो, और वो अपनी लीगल प्रोसीडिंग से उसको बचा सके या वो ओमिट कर सके उस चीज़ को। Or to require the transfer to a drug court of any case which may be pending in any court immediately before the establishment of a drug court. या फिर इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई शख्स जिसने ऑफेंस कमिट किया है वो फिर ये रिक्वायर करे कि ये इसका केस ड्रग कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो कि किसी और कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इमीडिएटली बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग कोर्ट, अभी ड्रग कोर्ट बना ही नहीं है, उसके पूरे एस्टेब्लिश होने से पहले ही वो ये रिक्वायर करे कि इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए ड्रग कोर्ट में। तो ऐसी कोई चीज़ इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो क्या दो बातें हैं इसमें? एक तो ये कि कोई किसी भी शख्स को जिसने ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल है इस चैप्टर के अंडर, वो उसको इस चैप्टर में ऐसे कुछ नहीं है जो उसको रिलैक्सेशन दे सके, उसको लीगल प्रोसीडिंग से बचा सके, या किसी और लॉ के अंडर वो जाकर वो कहे कि ये इस लॉ में ये चीज़ें हैं तो मैं यहाँ से रिलैक्सेशन मुझे मिल सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस एक्ट के अंदर उसने कंट्रावेंशन की है, ऑफेंस किया है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही उसको सज़ा मिलेगी। या फिर इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस ऐसे ही एडजस्टर दे कि अपना केस वो ड्रग कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दे बिफोर उसके एस्टेब्लिशमेंट से, कि किसी और कोर्ट में उसका केस पेंडिंग पे है तो वो ये रिक्वायर करे कि उसका केस ड्रग कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जबकि ड्रग कोर्ट अभी बना ही नहीं है। जब तक ड्रग कोर्ट नहीं बन जाता उसका केस वहीं पे चलता रहेगा उसी कोर्ट में।